नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज हम सॉल्व किया करेंगे। डेली बेसिस में आपको 15 से 20 एमसीक्यूज कम से कम मेरी तरफ से आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, 1773 के एक्ट से शुरू होके आपका 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक कहानी चलती है। तो इनमें जितने भी एक्ट्स हैं इनके सारे प्रोविजंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन पॉलिटी के लिए, आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। अगर आप डेली बेसिस में इन यूपीएससी लेवल पॉलिटी एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हो, सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। अब 42-43 जो भी होंगे, कमेंट्स में मत लिखना कि सर 40 से ज्यादा दिन बाकी हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली 40 दिन बचे हैं आपके पास प्रीलिम्स के लिए। अगर अक्टूबर में 4 अक्टूबर को, जो कि यूपीएससी ने डिसाइड किया है, अगर उस दिन प्रीलिम्स होता है तो, और अभी हम यही मान के चलेंगे कि इसी दिन प्रीलिम्स होगा, बाद में जो भी डिसाइड हो वो बात की बात है ना। आज के हिसाब से तो 4 अक्टूबर ही है। तो सिर्फ 40 दिन में हम इन पॉलिटी एमसीक्यूज को, आपके इंडियन पॉलिटी के हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डले, कोई भी वीडियो इस चैनल में जैसे ही डलता है, ऐड होता है, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे रिलेटेड आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इन एमसीक्यूज का फायदा उठाना है ना, तो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन की ये स्लाइड आपके सामने आती है, वीडियो देखते समय आप यहां पे पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। उसके बाद प्ले करके आप देखो कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, one of the aims of the act was to improve the functioning of the ailing East India Company. The governors in councils at Madras and Bengal were brought under the control of Bombay. It provided for the establishment of a high court at Calcutta. तो हम सभी को यह पता होना चाहिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो कंफ्यूजन रहती है ना, तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी कैलकटा में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हाई कोर्ट बनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे टोटली फॉल्स है। ठीक है, नाउ द गवर्नर्स इन काउंसिल्स एट मद्रास एंड बंगाल वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉम्बे। अब याद करो आप, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अंडर लाया गया था या मद्रास और बंगाल को बॉम्बे के अंडर लाया गया था? कुछ याद आया? मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अंडर लाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पे क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका एम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जाए। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओनली 1। सो दोस्तों, जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ो तो बहुत ध्यान से एक एक शब्द को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको पढ़ना है, समझना है, ताकि कोई मिस्टेक्स आपसे ना हो। इज दैट क्लियर? आगे चलें अगले सवाल की तरफ। तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो 1773 के एक्ट के बाद 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। तो अगर आपने ये अमेंडिंग एक्ट पढ़ा है, जो कि आई होप आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, तो आपको वहां पे पहला ही पॉइंट ये दिखेगा कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया था। जो भी एक्ट वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, दायरे से बाहर होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला गया था कि प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी अपील्स होंगी वो कहां जाएंगी?
वो जाएंगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या है, गलत। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। The act enlarged the size of the legislative council, both central and provincial. It also provided for separate representation of presidency, corporations and universities. The act empowered the members to move resolutions on the budget. तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे और आपको 4 ऑप्शंस में एक्ट्स दिए जाएंगे। आपको बताना होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट कौन से एक्ट के हैं, आपको एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेंबर्स को यह पावर दी गई थी कि आप बजट के ऊपर रिजोल्यूशन मूव कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज अच्छे से पढ़ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आपको क्लियर कट दिख जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे एम लक्ष्मीकांत में, इट एनलार्ज्ड द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और उसके आगे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मेंबर्स वर अलाउड टू मूव रिजोल्यूशंस ऑन द बजट। ठीक है, और बाकी दोनों स्टेटमेंट भी इसी एक्ट के हैं। आपको याद होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज भी बढ़ाई गई थी और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी बोला गया था इन सब के लिए। सो करेक्ट आंसर इज सी। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। Charter Act of 1833 separated the legislative and executive function of the Governor General's Council. To rectify the defects of Regulating Act 1773, British Parliament passed Pitt's India Act 1784. आपको यहां पे बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। देखो करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये आपको नहीं करनी, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यहां पे तो क्वेश्चन मैं पढ़ ले रहा हूं, एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। गलत दोस्तों, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है, क्योंकि ये 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि दोनों गलत हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। Bicameralism for the first time was introduced by this act. It legalized communalism. It provided for the establishment of a public service commission. आपके सामने यहाँ पे दोस्तों 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि कौन से एक्ट की बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये तो आपको पता है कि भाई बाइकैमरलिज्म पहली बार इसी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात भी यहीं पे हुई थी और 1926 में पहला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बन भी गया था। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट, इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। दोस्तों कम्युनलिज्म को लीगलाइज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने नहीं किया था, उसके पहले वाले यानी कि मॉर्ले मिंटो ने 1909 वाले एक्ट में लीगलाइज कर दिया था, और इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे क्या है? टोटली गलत है। करेक्ट आंसर इज 1 and 3, दैट इज डी। देख रहे हो ना आप, चीजों को ऑब्जर्व करिए, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। डायरकी का प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, having 2 sets of rulers, one in London, another in Delhi,
डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। सो दोस्तों DRQ जो है ये आपने कौन से एक्ट में पढ़ा है, आपको कुछ याद है? अगर आपको नहीं याद है, क्लास इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अच्छे से, एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा DRQ का जो कॉन्सेप्ट है उसको, ठीक है। सो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, उसने DRQ का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और उस DRQ के कॉन्सेप्ट से क्या किया गया था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, जिसे हम आज स्टेट लिस्ट कहते हैं ना, उस समय इन्हें प्रोविंशियल सब्जेक्ट कहा जाता था। तो इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व्ड। तो ये है DRQ, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। It initiated the process of decentralization, thereby beginning a system of legislative devolution. It established a 20-member Council of India to assist the Secretary of State for India, and the act abolished East India Company and transferred their powers as well. तो देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई इसने एक काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगर आप इतना ही पढ़ोगे ना तो आप गलती कर जाओगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक मिस्टेक है यहाँ पे। क्या मिस्टेक है? काउंसिल ऑफ इंडिया 20 मेंबर्स नहीं थे, 15 सदस्य थे इसमें, 15 मेंबर थे काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको काम आ सकती है। देखो सेकंड गलत हुआ, इसका मतलब ए और डी ये आप एलिमिनेट हो गए क्योंकि इनमें 2 दिया हुआ है। बचा क्या? बी और सी। नाउ बी और सी में आप देखिए 3 कॉमन है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इसमें टाइम वेस्ट करो ही मत, चेक करो ही मत, क्योंकि ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है जिससे आप अपना समय बचा सकते हो। फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एक्ट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड देयर पावर्स, बिल्कुल करेक्ट है। 1858 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर्स जो है वो दे दी थी ब्रिटिश क्राउन को। कंपनी रूल खत्म हो चुका था, क्राउन रूल शुरू हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देयर बाय बिगिनिंग अ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 1861 के एक्ट से, ठीक है। 1861 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है उसने शुरू किया था डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके तहत क्या हुआ था ये आपको पता ही है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज ओनली 3, दैट इज सी। चलिए एनालाइज द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑथोराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट देयर बजट। The Act of Settlement empowered the Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाए अलग अलग एक्ट्स के, तो आपको रेडी रहना होगा। ओके, तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर दी थी कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को बजट इनैक्ट करने का पावर दिया था, बिल्कुल सही है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट अलग अलग हो गए थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को पावर दिया गया था कि आप अपने प्रोविंसेस के लिए बजट इनैक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर इज सी। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। Immediately after the Sepoy Mutiny 1857, British government empowered the Viceroy to issue ordinances during an emergency. Indian Council Act of 1861 gave recognition to the portfolio system. Second statement तो आपको पता है, बहुत करेक्ट है, एकदम इजी था कि भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो उसकी रिकॉग्निशन दे दी थी, बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आप देखिए, इमीडिएटली आफ्टर द सिपॉय म्यूटिनी 1857। देखो इमीडिएटली मतलब क्या होता है? तुरंत बाद, है ना। 4 साल बाद को इमीडिएटली तो नहीं बोला जाएगा। ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर कब दिया गया था?
1861 के एक्ट में, याद है ना? 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसने बेसिकली वाइस रॉय को एम्पावर किया था कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। तो इसको 1861 को हम इमीडिएटली आफ्टर 1857 तो नहीं बोल सकते ना भाई, 4 साल बाद बहुत दूर होता है यार। सो पहला स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2। इज दैट क्लियर? तो आप देख रहे हो ना छोटी छोटी चीजों पे कितना फोकस कर रहा हूं मैं। ये आपको सिखाने के लिए है ताकि आप हर एक एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ इंडिया। 2 स्टेटमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 क्रिएटेड काउंसिल ऑफ इंडिया हेडेड बाय द वाइस रॉय। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया था, सबको पता है, सबको पता है। अभी मैंने आपको बताया भी कि 15 मेंबर थे इसमें, लेकिन इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस रॉय नहीं था इसका हेड। कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो हर एक स्टेटमेंट को एंड तक पढ़ो, एक एक चीज को पढ़ो, ठीक है? नहीं तो गलती होगी। काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पे बनाया गया था, इसको अबॉलिश कब किया गया था? कब अबॉलिश हुआ था, याद है आपको? याद करने की कोशिश करो कि इसे अबॉलिश कब किया गया। क्या इसको 1947 के एक्ट से अबॉलिश किया गया या फिर 1935 के एक्ट से अबॉलिश किया गया? तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। गेटिंग द पॉइंट? करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है? 1935 के एक्ट से, 1947 नहीं। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे क्या हैं? टोटली फॉल्स हैं, टोटली फॉल्स हैं। तो ये थे आज के 10 सवाल। मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपके सबके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। कमेंट्स में मुझे बताइए दोस्तों कि ये 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको इनसे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और किसी क्वेश्चन का आंसर क्या आपको गलत लगा, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, कुछ भी आपको अगर डाउट है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। मैं मिलूंगा आप सभी से दूसरा सेशन लेके, जहां 10 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ही, ठीक है? धन्यवाद।